हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो अगर आप 26, 27, 28 साल से लेके 40 साल तक के आज का जो कहना चाहिए यूथ ही है को देखेंगे तो आई थिंक यूट्यूब पे सर्च करा हुआ सबसे ज़्यादा टॉपिक्स में से एक होगा। और वो है रेंट वर्सेस बाय, कि घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए। और इस पे आपको यूट्यूब पे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत सारे इसमें आपको कैलकुलेशंस मिल जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा। मैं आज आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो जनरल जो इस टाइप के वीडियोस रहते हैं उसमें जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कैलकुलेशंस बताते हैं उसमें क्या मिस होता है, और कुछ जो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताते हैं उसमें क्या मेरे हिसाब से कमी है। और लास्ट में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि क्यों ये पूरा डिबेट ही एक तरीके से फ्यूटाइल है और बहुत ज़्यादा आपको इस पे सर्च करना या डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है कि रेंट करना चाहिए कि बाई करना चाहिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा काफ़ी क्लियरली। पहला पॉइंट जो जनरली फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बताएंगे ना, कि घर खरीदना तो एक इमोशनल डिसीजन है, और वो कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर देंगे और लास्ट में बोल देंगे कि इन कैलकुलेशंस का तो कोई फायदा नहीं है, देखिए घर खरीदना तो एक इमोशनल डिसीजन है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। अब आप समझिए कि मैं कहता हूँ घर खरीदना ना बिल्कुल भी एक इमोशनल डिसीजन नहीं है। क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन क्या होता है? इमोशनल डिसीजन का मतलब होता है कि आपने इमोशंस के बहकावे में आते हुए या हाई इमोशंस के साथ लॉजिक को छोड़ते हुए उन इमोशंस के दौरान ही कुछ डिसीजन ले लिया, मतलब कम समय में कम सोचते हुए, और जब आपके अंदर वो इमोशंस भारी थे तभी आपने इमोशंस के दबाव में आते हुए कोई डिसीजन ले लिया, तो उसको हम कहते हैं इमोशनल डिसीजन। जबकि घर खरीदना ना एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। और अगर जिसने भी घर खरीदा है, अगर आप उस वो उनमें से एक हैं तो आप ये जानते होंगे, और जिसने घर नहीं खरीदा है, आप जिसने घर खरीदा उनसे पूछेगा, जब आदमी अपना पहला घर खरीद रहा होता है, कोई फ्लैट ही खरीद रहा हो या कुछ भी, तो वो जिस दिन डिसाइड करता है कि मुझे घर खरीदना है और जब तक घर फाइनल करता है मिनिमम 3, 4, 5 महीने लगते हैं, और जनरली ऑन एवरेज 8 से 10 महीने, साल भर तक लग सकता है। आदमी पूरी रिसर्च करता है, सब कुछ हर एक फ्लैट को देखता है, कई बार अपनी सेविंग्स की कैलकुलेशंस करता है, इन्वेस्टमेंट को घर के खरीदने से कंपेयर भी करता है, कितना लोन कर ले सकता है वो भी सोचता है। तो अगर कोई इमोशंस उसके अंदर आए थे शुरू में डिसाइड करने के लिए कि मैं घर ले सकता हूँ, तो ये 6 महीने की रिसर्च में ना सारे इमोशंस चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा लॉजिकल रैशनल थिंकिंग भी उसके साथ कर लेता है। और 6 महीने में लिया गया कोई भी डिसीजन आप ये नहीं कह सकते कि इमोशंस के बहकावे में आया हुआ डिसीजन है, जबकि ये एक लाइफ का बड़ा डिसीजन है। और सिर्फ एक्सेल शीट से तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बट ये काफी ज्यादा लॉजिकली सोच के लिया हुआ डिसीजन रहता है हमेशा घर लेना। 6 महीने तक सोच के आदमी कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में एकदम से इन्वेस्ट कर देना, एफएनओ ट्रेडिंग करना, ये काफी इमोशनल डिसीजन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी वीकेंड में अपने किसी फ्रेंड से सुन लिया कि अरे ये स्टॉक तो बहुत बढ़ रहा है, तो आप मंडे को सुबह सुबह मार्केट खुलते ही उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। और आपने ट्रेडिंग के बारे में कहीं सुन लिया तो आप एकदम से बटन दबाते ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब एक इमोशनल डिसीजन हो सकते हैं। बिटकॉइन खरीदना एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है, बट घर खरीदने का प्रोसेस ही इतना लंबा है, और फाइनल करने के बाद उसकी रजिस्ट्री कराने का प्रोसेस भी इतना लंबा और इतना टीडियस है कि वो इमोशंस आपके ऊपर नीचे हमेशा होते रहते हैं। कोई एक इमोशन के भरोसे पे घर नहीं खरीदा था। तो जो पहला पॉइंट है ना कि घर खरीदना तो एक इमोशनल डिसीजन है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, ये मेरे हिसाब से एकदम ही गलत है। और जिस किसी ने भी घर खरीदा है आज तक वो जरूर इस बात से एग्री करेगा कि घर खरीदना कोई छोटा इमोशनल एकदम से लिया गया डिसीजन नहीं है। इनफैक्ट काफी ज्यादा सोच समझ के ही आदमी इस टाइप के डिसीजन लेता है। दूसरा पॉइंट आते हैं कि जो ये लोग कैलकुलेशंस बताते हैं घर खरीदने के बारे में, और रेंट और ईएमआईज को जो कंपेयर करते हैं और उससे जो रिटर्न्स बताते हैं, जनरली ये बोल दिया जाएगा आपको कि रेंटल यील्ड तो सिर्फ 3% ही होती है, और रेंट जनरली ईएमआई से कम होते हैं। आप घर मत खरीदिए, रेंट पे रहिए, और ईएमआई और रेंट के बीच का जितना पैसा बचेगा उसको म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, और 15-20 साल में आपका बहुत पैसा हो जाएगा। देखिए ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बट इन एजम्पशंस में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली लोग मिस कर देते हैं, जानबूझ के मिस कर देते हैं आपको बताने के लिए। क्योंकि जो रेंटल यील्ड वो होती तो 3% ही है, और हमेशा 3% ही रहे अगर आप एनसीआर का कंपेयर करें। ऑल दो कुछ शहरों में ये ज्यादा भी है और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में और ज्यादा भी हो सकती है, बट ऑन एवरेज या मिनिमम 2.5 से 3% रहती है। तो ये जो घर की करंट प्राइस है उससे तो 2.5 से 3% रहेगी, बट इसमें ये कैलकुलेशंस जनरली जो इक्विटी वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नहीं लगाते कि जो रेंट्स हर साल बढ़ते रहते हैं, और जनरली
8, 7, 8, 9 साल में तो रेंट्स डबल हो ही जाते हैं। 8 से 9 साल में ऑन एवरेज डबल हो जाते हैं, कई बार 6, 7 साल में भी हो जाते हैं अगर रियल एस्टेट की साइकिल कुछ उस तरीके से चल रही है। तो ऑन एवरेज आप मान के चलिए 8, 9 साल में तो रेंट्स डबल होते ही होते हैं। तो अगर 8, 9 साल में रेंट डबल हो रहे हैं, तो जो आपका रेंट और ईएमआई का गैप आज दिख रहा है कि उस गैप को आप म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए लगा दें। ये कोई नहीं बताता कि 6, 7, 8 साल में जब रेंट्स डबल हो जाएंगे तो ईएमआई और रेंट के बीच का कोई गैप रह ही नहीं पाएगा और आपके पास पैसे बचेंगे नहीं म्यूचुअल फंड में कुछ लगाने के लिए। हाँ, आपकी सैलरीज बढ़ सकती है 6, 7 साल में, बट वो तो ईएमआई दे रहे होंगे तब भी बढ़ सकती है। और अगर ईएमआई रेंट से डबल भी है, 6, 7 साल में आपकी सैलरी इतनी बढ़ सकती है कि आप ईएमआई के साथ भी एसआईपी को जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो रेंट्स बढ़ते हैं हर साल, उसकी कैलकुलेशंस ना कहीं ये लोग मिस कर देते हैं या जानबूझ के उसको ना ज्यादा तवज्जो नहीं देते और रेंटल यील्ड 3% बोल के छोड़ देते हैं। जबकि 6, 7 साल में अगर रेंट डबल हो जाए तो रेंटल यील्ड 6% हो जाती है और फिर 12% भी हो जाती है उसके भी 7 साल बाद। और अगर आप एक्सेल में पूरी कैलकुलेशन करेंगे, जो मैं कर चुका हूँ, और आपको डिटेल में अगर समझनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कि अगर आप कोई घर खरीदते हैं उसमें 20% अपना पैसा लगाते हैं, 80% का होम लोन लेते हैं, उसकी जो ईएमआई बनती है उसके अगेंस्ट अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और उस डिफरेंस की एसआईपी कर देते हैं, और एसआईपी का कुछ एक रिटर्न मान लीजिए 12, 13, 14% भी मान लीजिए, और जो घर की वैल्यू बढ़ रही है वो एक नॉर्मल तरीके से भी अगर बढ़ रही है 7, 8, 9% के हिसाब से, तो जो कैलकुलेशंस हैं, और रेंट्स भी मान लीजिए 8, 9 साल में डबल हो जाते हैं, तो वो कैलकुलेशंस कैसे कंपेयर होती है और कैसे ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिटर्न्स आते हैं इन केस ऑफ आप घर खरीदें या रेंट पे रहें। इनफैक्ट कुछ केसेस में रेंट पे रहना नुकसान का सौदा भी हो सकता है। और इसमें ये एक अज्यूम कर लेना कि आप 15 साल तक एसआईपी चला के रखेंगे और उसको एक बार भी तोड़ेंगे नहीं बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा अजम्पशन है। क्योंकि अगर आपकी ईएमआई स्टार्ट हो गई तो वो जनरली चलती रहती है, बट एसआईपी कई बार बीच बीच में टूट जाती है, जिसमें आप कुछ खर्चे कर सकते हैं। और जो ये एक फैक्टर तो है ही कि ईएमआई एक बार बन जाती है तो वो कांस्टेंट रहती है कई सालों तक, मतलब जब तक लोन का टेन्योर है। और रेंट्स ऑब्वियसली बढ़ते रहते हैं, और अगर आप ईएमआई आपकी रेंट से आज डबल भी है तब भी 6, 7 साल में वो रेंट जो है ईएमआई के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद फिर रेंट जो है ईएमआई से काफी आगे भी निकल जाएगा। तो ये जो पूरी कैलकुलेशंस है ना, ये ढंग से कोई बताता नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस तरीके से बताएगा नहीं है आपको। और एग्जैक्ट एक्सेल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, बट आप कर सकते हैं कैलकुलेट। और इसमें मेंटेनेंस को दिखा देंगे कि घर खरीद लो तो बहुत हाई मेंटेनेंस देना पड़ता है, जबकि मेंटेनेंस परसेंटेज अगर आप म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करेंगे तो उससे तो कम ही होता है हमेशा, अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशंस होती है ना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की, इसमें ये बहुत सारे एजम्पशंस ले लेते हैं, जो एजम्पशंस एक्चुअली में करेक्ट नहीं होते हैं। बस आपको कैलकुलेशंस में बताने के लिए कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं जो करेक्ट नहीं होते। सो ये था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि ये जो डिबेट ही है ना पूरा, घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्यों ये अपने आप में एक फ्यूटाइल डिबेट है, और क्यों इतना ज्यादा लोग आजकल सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। एक्चुअली क्या हो गया, रियल एस्टेट महंगी हो गई है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोविड के बाद जो बूम आया है, और जो मेट्रो सिटीज हैं, इंडिया की टॉप सिटीज हैं, उसमें खासतौर पे काफी महंगी हुई है। और सैलरीज भी बढ़ी हैं, बट सैलरीज उस स्पेस पे नहीं बढ़ी है जिस स्पेस में रियल एस्टेट बढ़ा है। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि यंग लोग हैं जो 25, 26 या 28, 30, 32 साल तक के भी हैं, कोई स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उनका कुछ पैकेज, अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो एक्चुअली में वो घर खरीद ही नहीं पा रहे हैं। घर के रेट इतने ज्यादा हो गए हैं, और खासतौर पे जिस टाइप के घर वो सोचते हैं कि वो डिजर्व करते हैं, उस टाइप के घर तो वो बिल्कुल ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो वो खरीद तो पा नहीं रहे हैं, तो उनको दिमाग में ये है कि यार ये रेंट पे रहना ही बेटर है। और वो एक कंफर्मेशन बायस जैसे वीडियोस नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे जो उनका ये बायस है कि रेंट पे रहना खरीदने से बेटर है, वो बस किसी तरीके से प्रूव हो जाए उन्हीं वीडियोस को देख देख के। तो ऐसे ही लोग हैं जो इस टाइप के वीडियो देख रहे हैं कि रेंट वर्सेस बाय की, कि कैसे रेंट पे रहना ही बाय करने से बेटर है, क्योंकि एक्चुअली में तो वो खरीद सकते नहीं है। तो वो बस इस खरीद नहीं सकने वाली सिचुएशन को अपने आप को खुश करने के लिए इन वीडियोस को सर्च करते रहते हैं। और इसमें खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो लोगों को क्या है कि उनको बड़ा घर चाहिए, और वो सोचते हैं कि 3 BHK तो कम से कम होना चाहिए, और बड़े बड़े 2000 स्क्वायर फीट का मिनिमम, 1800 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का मिनिमम घर होना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। और अगर आपकी सैलरी लाख, 1.5 लाख महीना, या मान लीजिए 20 लाख, 25 लाख का पैकेज है, तो आपको लगता है मैं एक बड़ा सा 3 BHK तो बड़े शहर में डिजर्व करता ही हूँ।
जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो आप जो भी ये 20-25 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, आपसे ज्यादा पैकेज कमाने वाले भी बहुत लोग हैं। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, जो बहुत पैसों के साथ रह रहे हैं। तो अगर इतने पैसे वाले लोग वहां पे रह रहे हैं तो घर वहां पे महंगे तो होंगे ही। और आप हो सकता है छोटे शहर से आए हो और काफी आपने लाइफ में अच्छा कर लिया हो कंपेयर टू योर ओरिजिनल स्टेटस, बट ये आपको कोई राइट नहीं देता कि आप एक भव्य 3 BHK ही डिजर्व करते हैं बड़े शहर में आके रहना। अगर आप मुंबई में जाएंगे तो वहां पे लोग 1 BHK, 2 BHK, स्मॉल 1 BHK में बड़े बड़े महंगे नॉर्मल टीवी के स्टार्स भी रहते हैं 1 BHK में। तो क्या है कि लोगों को लगता है कि मुझे गुड़गांव नोएडा में एक बड़ा सा 3 BHK तो होना ही चाहिए अगर मेरा 20 लाख का पैकेज है। जबकि ऐसा है नहीं। अगर आपका 20 लाख का पैकेज है तो शायद आप 2 BHK ही डिजर्व करते हैं। और आपको अगर 28-30 साल की एज है तो एक 2 BHK ही खरीद लेना चाहिए, छोटा सा। और हो सकता है लाइफ में आप आगे और बेटर करें कुछ 5-10 साल बाद, और अच्छा फाइनेंशियली करें, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर पाएं, जॉब में और अच्छा करें, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं 5-10 साल बाद कुछ बड़े घर में। बट क्योंकि आप एक बड़ा घर नहीं ले पा रहे हैं तो आप रियल एस्टेट जो एक एसेट क्लास है उससे ही बाहर हो जाएं, उसको खरीदे ही ना, और हमेशा ही रेंट के चक्कर में फंसे रहें। ये भी कोई एक बहुत सही डिसीजन नहीं है। बट एक्चुअली में लोग इस तरीके से सोच नहीं रहे, और लोग बस एक अपना एक एंटाइटलमेंट समझ के कि मुझे तो एक बड़ा सा 3 BHK ही डिजर्व करता हूँ, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब घर खरीदना ही बेकार है और रेंट पे रहना ही अच्छा है, ऐसा सोच के इन्हीं वीडियोस को देख देख के खुश होते रहते हैं। और जो लास्ट में एक बोनस पॉइंट ये है कि एक और भी पॉइंट आ गया। लोग बोलते हैं कि यार घर के रेट इतने बढ़ गए हैं, आप अपना घर मत खरीदो, कुछ साल में घर के रेट क्रैश हो जाएंगे, फिर देखो कितने सस्ते सस्ते घर मिलेंगे, कुछ साल तक घर खरीदो ही मत। तो लोग ऐसा लगता है कि हम लोग घर नहीं खरीदेंगे तो शायद घरों के रेट बहुत घट जाएंगे। जबकि आप देखिए घरों के रेट इस वजह से सिर्फ नहीं बढ़ रहे हैं कि लोग उस घर को मतलब आप उस घर को खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। अगर इन बड़े शहरों में लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जॉब्स हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, और लोग आएंगे, भले ही वो घर ना खरीदे, रेंट पे कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। अगर आप बड़े शहरों में आए हैं, लोग आ रहे हैं और यहीं पे ही पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो भले ही घर ना खरीदें, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। और वो जहां भी रहेंगे, आप अगर जो रह रहा है वो उस घर को नहीं खरीद पा रहा, तो उससे पिछली जनरेशन जिसने उससे पहले पैसे कमा लिए होंगे, जिसके पास ज्यादा एसेट्स होंगे, जनरेशनल वेल्थ होगी, जिसने पहले से उन घर को खरीदा होगा, वही उन घर को खरीद के आपको रेंट पे देगा। तो रेंट पे रहो या घर खरीदो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आदमी आ रहा है, भले ही रेंट पे रह रहा है, उस घर को खरीद रहा है, दोनों वजहों से ही घर के रेट बढ़ते हैं। घर के रेट सिर्फ खरीदने से नहीं बढ़ते, इनफैक्ट रेंट से ही ज्यादा बढ़ते हैं। और जो रियल वैल्यू ऑफ द होम होती है ना, जिसको आप ढंग से एस्टिमेट कर सकते हैं, और करंट वैल्यू क्या चल रही है, रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, घर की वैल्यू कैसे चल रही है, उसका जो ट्रू इंडिकेटर है वो रेंट्स ही हैं। और अगर जो कहा जाता है कि यार ये घर एंड यूजर का है, ये इन्वेस्टर ने लिया है, एक्चुअली अगर आप देखें तो हर घर अल्टीमेटली जो रहेगा उसके लिए एंड यूजर ही, भले ही उसमें ओनर रह रहा है या उसमें रेंट वाला बंदा रह रहा है तो वो एंड यूजर ही। हर घर का कुछ ना कुछ एंड में यूज होना है, खाली नहीं रहना है। और अगर आप देखेंगे जितने भी घर डिलीवर हुए हैं बड़े शहरों में, अगर जिनका कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाया, बिल्डिंग्स ऐसे ही खड़ी हैं और कंस्ट्रक्शन रुक गया और किसी वजह से बिल्डर भाग गया, वो तो ठीक है, बट जितने भी घर डिलीवर हो गए, कोई भी खाली नहीं है, सब में कोई ना कोई रह रहा है, भले ही ओनर रह रहा हो या बंदा रेंट पे रह रहा हो। तो यही आज का टॉपिक था आपको समझाने के लिए कि रेंट वर्सेस बाय में कैसे आप घर खरीदना इतना बुरा नहीं है जितना आप रेंट वर्सेस बाय के वीडियोस देख देख के समझ रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी बेकार है, इक्विटी इज वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट ये मेरा जो वीडियो चैनल है इसमें शेयर मार्केट की अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट को क्या समझना है, इक्विटी मार्केट में किस टाइप से रिसर्च करनी है, उसके सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। एंड इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग वेल्थ। बट रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और घर खरीदना अल्टीमेटली जो है, मैस्लोज जो साइकोलॉजिकल ट्रायंगल होता है उसमें घर खरीदना फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही आता है। जो साइकोलॉजिकल नीड्स और जो सेफ्टी की नीड्स होती है ना, अल्टीमेटली घर उसी में ही आता है। तो एक घर खरीदने के बाद ही आप फर्दर जो ऊंची नीड्स होती हैं, ग्रोथ की और कंपेनियनशिप की और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, उन सारी नीड्स पे आप तभी जाते हैं जब आप नीचे की एक दो नीड्स को पूरी तरीके से मीट कर लेते हैं। यह भी एक पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। तो यही आज का वीडियो था। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और कुछ नया पॉइंट पता चला हो रेंट वर्सेस बाय के बारे में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इस चैनल के थ्रू मेरा जो है पर्पस यही है
कि आपको होलसम फाइनेंशियल नॉलेज मिले हर एसेट क्लास के बारे में, हर टॉपिक के बारे में, और सिर्फ आप कैलकुलेशंस के बेस पे ही ना चलें, कंप्लीट 360 डिग्री व्यू आपको पता चले। अगर आपके कोई कमेंट है, सजेशंस हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।